सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्या वन शॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्लास में बैठा था, मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैम आए। मैम ने बोला भाई यस, कल्चर प्रोग्राम के लिए सुंदर सुंदर लड़कियां कन्याएं बाहर आ जाए। तो मैं क्लास में बैठा, 5 लड़कियां बैठी थी, सुंदर तो उसमें 2 ही थी। तो यानी पॉसिबल आउटकम कितने थे? मैम ने बोला कि सुंदर कन्या बाहर आ जाए, तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2। सुंदर कन्या तो 2 ही है, 2 में से कोई भी जा सकती है। टोटल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सुंदर कन्या के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5। अब हाँ, ये अलग बात है कि गर्ल्स की अच्छी बात है कि हाँ सभी अपने आप को सुंदर समझे, तो 5 की 5 भी उठ के बाहर जा सकती है। अरे ये क्या हो गया? तो क्या होगा? तो अगर 5 की 5 बाहर चली जाती है तो पॉसिबल आउटकम भी 5 और भाई टोटल आउटकम भी 5। तो 5 डिवाइड बाय 5 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। यानी ये कौन सा इवेंट हुआ? ये हुआ श्योर इवेंट। तो ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। आगे अगर आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस अटेंशन दीजिए। ये वीडियो अच्छे से देखिए। आप इस पूरी वीडियो के बाद आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा प्रोबेबिलिटी का। +2 लेवल भी आपको डाउट नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव तक का आपका पूरा बेसिक क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और हुई। क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुई ऊपर से बिजली कड़की कि टुडे हैंडसम टीचर विल बी अवार्डेड इन द इवनिंग। अब यहाँ हम सेंटर पे 3 टीचर पढ़ाते हैं। अब हैंडसम की बात करें, हैंडसम तो हमारे भारत सर हैं, है ना? भारत सर ग्रेट है। तो यानी हैंडसम तो एक ही है यार, टीचर 3 है यहाँ पे। तो हैंडसम टीचर को अवार्ड देने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हैंडसम 1 है, पॉसिबल आउटकम 1 है, और टोटल कितने हैं? 3, तो 1/3। हाँ, ये अलग बात है कि मैं भी अपने आप को हैंडसम समझू या दूसरे भी हैंडसम समझे, हम तीनों ही चले जाए अवार्ड लेने, तो पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 3, और टोटल क्या हुए? वो भी 3। तो वहां पर क्या हो जाएगा? 3/3 1, यानी वो हो गया मेरा श्योर इवेंट। फिर से श्योर इवेंट हो गया। तो ये थी आपकी क्लासिकल थ्योरी। ये वाली जो थ्योरी है आपकी, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल। तो अभी तो मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज को। क्लासिकल हमने पढ़ ली, अब क्या पढ़ें? अब कौन सी पढ़ें? जरा रुको यार, रुको जरा, अभी करता हूं स्टार्ट, जरा रुकिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन शॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या होती है ये बनी क्या है? बनाई तो उन्होंने, जो गैम्बलर्स लोग थे, उन्होंने वो डाइस और ये कार्ड्स वगैरह खेलते थे, उनके दिमाग में खुरापाती आइडिया है, उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी देखा यार, मैथमेटिशियन प्रोबेबिलिटी तो यार यहाँ पे काम कर रही है ना, हम तो पैसे जीत रहे हैं। वहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया आया, जन्म होना सुबह गैम्बलिंग से। बट होता क्या है? What is probability? It is the measure of uncertainty. Uncertainty मतलब चांसेस, पॉसिबिलिटी। अब मैं डाइस उछाला, क्या पता क्या आ जाए, कुछ भी पता है, तो अनसर्टेन है, हमें पता तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। क्लियर है ना? तो अब क्या पता क्या चांसेस है, क्या पता क्या आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है ना? तो इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी क्वाइन उछालू, हेड भी आ सकता है भाई, टेल भी आ सकता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते भाई 1 करोड़ रुपया लगा दिया हेड ही आएगा, फिक्स तो नहीं है ना। बारिश होगी, नहीं होगी, चांसेस, पॉसिबिलिटी। इट इज द, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले, इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी और पर्सनैलिटी कंफ्यूज करके रख दिया, बट कंफ्यूज नहीं हो, ये वीडियो के बाद प्रोबेबिलिटी तो क्लियर होगी। और पर्सनैलिटी की बात करें तो भाई इंटरनली पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? एक्सटर्नली तो ठीक है, अच्छी है तो अच्छी बात है, बट इंटरनली इंसान अच्छा होना चाहिए, या गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, दीदी भैया, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर कौन सी पढ़ने वाले हैं? क्लासिकल हमने पढ़ी थी, क्लासिकल हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है? जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये स्टैटिस्टिकल 3 थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की, जो 2 हम पढ़ चुके हैं, और थर्ड वाली अब हम पढ़ने वाले हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, क्लासिकल में क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्या हमने डाइस को थ्रो किया या क्वाइन को टॉस किया? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने क्वाइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड क्या आ सकता है? 2 है, 1 ही आ सकता है।
तो हेड फेवरेबल कितने हैं, 1 है, और टोटल कितने हैं, 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये क्लासिकल है, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। इज इट क्लियर? क्लासिकल मतलब ये नहीं है कि ये डांस डूस करके बनाई है या सिंगिंग करके बनाई है। स्टैटिस्टिकल हम पीछे चलते हैं। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें जस्ट नाइन्थ की याद करनी है प्रोबेबिलिटी। नाइन्थ में याद करो, हमने स्टैटिस्टिकल ये पढ़ा था नाइन्थ में, चैप्टर 15.1 थी या कौन सी थी, इसमें इस तरह से डाटा दिया होता था। भाई हमने हेड को, एक कॉइन को 200 बार उछाला, फिर 3 हेड कितनी बार आया, 2 हेड कितनी बार आया, 1 हेड कितनी बार आया, उनके सारे चांसेस नोट करे, फिर टेबल बनाई, और टेबल बनाने के बाद फिर उसको निकाला, हाँ भाई 3 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 हेड आया 23 बार, टोटल कितना 200, ऐसा कुछ करते थे। वो एक डाटा बना के, बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या है, बेस्ड ऑन डाटा ऑब्जर्वेशन, जो डाटा ऑब्जर्वेशन का जो डाटा बना है उस पर बेस होती है। ये देखो बहुत बढ़िया सिक्का उछाला हुआ, ये बड़ा तंग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया स्टैटिस्टिकल, यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। एक्सियोमेटिक क्या होता है, जो हम अब पढ़ेंगे +1 में। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ना है, एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक, इन दिस अप्रोच सम एक्सियम और रूल आर डिपिक्टेड टू असाइन प्रोबेबिलिटी। मतलब एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कुछ रूल और कुछ एक्सियम यूज करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से रूल, कौन से एक्सियम अप्रोच करते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। समझ नहीं आया, एग्जाम्पल लेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे हमारे सेट में जो हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब चीजें यूज की थी, कुछ एक्सियम है, कुछ रूल है, कुछ वो सेट की थ्योरम्स है, उसको अप्लाई करके जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। समझ आया? आगे चलते हैं, जरा रुको, सब्र करो, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। अच्छा, ये हमारे मैथमेटिशियन है ए एन कोलमोग्रो, कोलमोगोरो, कोलमोगोरो। कैसे कैसे नाम है यार इनके। कोई सिंपल, हमारे यहाँ तो रामू, शामू, चिंटू, मिंटू, कितना बढ़िया नाम है भाई। चिंटू ने करी है ये प्रोबेबिलिटी, ये कैसे कैसे नाम है, ए एन कोलमोगोरो। चलो, ये रशियन मैथमेटिशियन था, रशियन मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन की बात कर रहा हूँ मैं। ये रशियन मैथमेटिशियन था, और देखो कितनी बढ़िया चीज, मतलब एक तरह से बनाई, रशिया का, रूस का मतलब मैथमेटिशियन था, उसने बनाई। बट आज जो चल रहा है यूक्रेन की तरफ वो अटैक कर रहे हैं, गलत बात है, होना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है ना, सभी इंसान है चाहे कहीं पे भी हो। ये इन्वेंशन कर गए हैं और अब आज वाले क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। चलो, भगवान से प्रे करना कि सभी वहां पर ठीक हो। तो उसने अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें भी ये एक्सियम अप्रोच को उसने मेंशन किया, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि जिसके आउटकम आपको पता हो, जिसके, जैसे कि मतलब लैब में है, लैब में पता है भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाँ भाई सल्फ्यूरिक एसिड, पता है अभी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इन दोनों को मिला के, किंग ऑफ एसिड हम लोग का है ना, किंग ऑफ एसिड होता है ना, हाँ भाई इसको नहीं मिलाएंगे तो ये ऑक्सीजन निकलेगी। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में आपको पता है कि क्या होगा, हम आउटकम है जो इसके हम एडवांस में डिपिक्ट कर सकते हैं। बट रैंडम, ये रैंडम क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब, देखो डिटर्मिनिस्टिक में मैंने बता दिया ये डिटरमाइन है, बट रैंडम की अगर बात करें, एन एक्सपेरिमेंट whose आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विदाउट सर्टेनली, हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, अब अगर एक ही है तो पता ही है वो तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया,
अब मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर पॉसिबल आउटकम हो तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया आपने आपने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं और मान लिया अब प्रोबेबिलिटी मैंने बोल दी कि ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं? 3 है। ऑड नंबर 3 हुए हमारे। पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो ये भी एक तरह से क्या, एक तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने एक रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट किया, भाई क्या चांसेस है इसकी, क्या प्रोबेबिलिटी है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सैंपल स्पेस और आउटकम दो चीजें हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, आउटकम और सैंपल स्पेस, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मास और वेट है ना, वैसे तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आउटकम की बात करें, अगर मैं अगर मैंने मान लो डाइस को थ्रो किया, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? सैंपल स्पेस नहीं लिखता मैं, टोटल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? चले आगे। बट अगर मैं इन्हीं आउटकम को अगर मैं इस सेट में क्लोज कर दूं, इस तरह से सेट में क्लोज कर दूं, तो हम इस सब को क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। यानी आउटकम है, उसको मैंने सेट ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो उसको बोल देंगे सैंपल स्पेस। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी अब डिफरेंस पता लग गया। देखो, सेट ऑफ ऑल possible outcome in random denoted by s is equal to, ये इसको क्या बोलते हैं? set of all possible outcome in random experiment। set of all possible outcome, सेट हो उसका, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब 9th तक तो हम भी कंफ्यूज रहते थे कि ये साला आउटकम क्या होते हैं, ये सैंपल स्पेस क्या होता है, हमारा समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आया, इसका एक सेट हो। इज इट क्लियर? आगे चलें? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद सैंपल पॉइंट एंड इवेंट पॉइंट, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अगर मान लो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो उसके सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये हर एक एलिमेंट सैंपल स्पेस का, इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। हर एक चीज बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में, सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। और एक चीज और बताता हूं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और इस वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है प्रोबेबिलिटी की कुछ और डाउट्स है, वो डालिए, उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दी जाएगी। ट्राई करेंगे, हम आपके साथ है। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं, ठीक है? हम खुश ही हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। मोस्ट वांटेड आइटम, मोस्ट वांटेड आइटम जिसने दुखी कर रखा है प्रोबेबिलिटी, जिसपे सारी प्रोबेबिलिटी बेस है, क्वाइन है, डाइस है, कार्ड है। ये तीनों गैम्बलर की भी मोस्ट वांटेड आइटम है, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी इन तीनों पे बड़ी टिकी हुई है। ये तीनों बड़ी मोस्ट वांटेड आइटम है। तो करें इसको, कैसे करना है? अब क्वाइंस की बात करते हैं। क्वाइन के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके हम सैंपल स्पेस कैसे लिखें, उसके हम आउटकम कैसे लिखें। क्वेश्चन आ जाता है 2 क्वाइन पे, 3 क्वाइन पे, 4 क्वाइन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले उनके आउटकम की छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको कैसे लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लिया 2 क्वाइन है। वैसे अगर देखें टोटल आउटकम, अगर क्वाइन की बात करें तो 2 की पावर n होते हैं, ठीक है? 2 क्वाइन मतलब एक अगर क्वाइन को उछाले तो 2 केसेस हो सकते हैं। तो अगर हम क्वाइंस को उछालते हैं, 3 क्वाइन है, 4 क्वाइन है, 3 बार, 4 बार, एक ही क्वाइन को 3 टाइम, एक ही क्वाइन को 4 टाइम, तो उन सभी को केसेस के जो आउटकम, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस किससे डिनोट करते हैं? 2 की पावर n से। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लिया मुझे 2 क्वाइन है, 2 क्वाइन 2 की पावर 2, यानी 4 टोटल आउटकम होंगे, 4 सैंपल स्पेस होंगे। उसको लिखेंगे कैसे?
बड़ा आसान तरीका है, पहले एक बार हेड लिख लो, एक बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार हेड और दो बार टेल। तो ये हो जाएंगे, इनको सेट में क्लोज कर दो इस तरह से ओरिजोनटली लिख के, ये सेट में क्लोज कर दो, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएंगे जब टू कॉइन हम थ्रो करते हैं, टू कॉइन उछालते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा भाई दूसरे वाले में आगे चले। अब अगर थ्री क्वाइंस की बात करें तो टू की पावर थ्री, एट सैंपल स्पेस होंगे। तो एट कौन कौन से होंगे, इसको लिखेंगे कैसे, बड़ा आसान है। तीन के केस में अगर एक बार हेड, या तो क्या करो आप थ्री क्वाइंस हो, या वन क्वाइन को थ्री टाइम उछालें, दोनों केसेस में एक ही बात है। या तो तीन सिक्के उछाले या एक सिक्के को तीन बार उछाला, तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, क्या यार हेड टेल लगा के, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर चार बार हेड, चार बार टेल। जब स्मार्ट वर्क से काम चल रहा है तो हार्ड वर्क क्यों करना, और वैसे भी अकेले हार्ड वर्क से आप आगे नहीं बढ़ोगे, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब क्या करो, इसको बढ़िया से एक सेट में क्लोज कर दो इस तरह से, और ये सारे लिख दो, सैंपल स्पेस इसके अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। अब ये तो सर तीन कॉइन की बात थी, चार को कैसे लिखें। ठीक है, तो चार वाले भी देखते हैं। चार वाले में कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रब करेंगे, एक बढ़िया सा पेन लेंगे, है ना। उसके बाद राइट करेंगे, जब देखो फोर क्वाइन हो, फोर क्वाइंस की बात करें तो क्या करते हैं, पहले आप लिख दीजिए, अच्छा फोर क्वाइंस टू की पावर फोर, 16 बनेंगे मम्मा, ये तो इतने सारे। अच्छा कोई बात नहीं, आठ बार हेड लिख दीजिए, चार, पाँच, ओहो ये तो वो थोड़ा सा बड़े वाला पेज लेना पड़ेगा। हम कहाँ पे करें इसको, हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम्म, चलो यहाँ पे ही करेंगे, हम थोड़ा सा और ऊपर लिख लेंगे। यहाँ से करें, देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अच्छा यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही दोगे लाइन, तो आप ये तो लगानी आती होगी आपको। आठ बार टेल, फिर चार बार हेड, चार बार टेल, चार बार हेड। क्या सर इतने सारे लिखने पड़ रहे हैं, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल। होपफुली आप लिख लोगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको आगे क्या करना है, आपको खुद करना है। आपको क्या करना है, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, फिर लास्ट में एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। यानी क्या बनेगा, 8 4 2 1। पहले आठ थे, फिर चार हो गए, फिर दो हो गए, फिर एक हो गए। ये कैसा अन्याय है प्रभु, ये कम क्यों होते जा रहे हैं, नंबर तो बढ़ने चाहिए। बट अब बेनिफिट आपका ही है, पहले आठ आठ लिखे, फिर चार चार, फिर दो दो, है ना। सर क्यों पागल बना रहे हो, लिखने तो 16 ही है। चलो भाई लिखने तो पड़ेंगे ही, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा ना, फिर डांट पड़ेगी। देखा आपने, शर्मा जी का लड़का इतने नंबर ले रहा है और तू नालायक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या था भाई हमारा, अच्छा एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। अब क्वाइंस में ये क्वेश्चन भी आपका 16.3 में है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको बता दूं, जो जो भी पॉइंट्स यूज हुए हैं प्रोबेबिलिटी में वो सारे डिस्कस करेंगे। अब एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली क्या होते हैं, जरा रुको, इनको पढ़ते हैं। एट लीस्ट क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, इज इट क्लियर। और एट मोस्ट, मैक्सिमम टू मिनिमम, और ये एग्जैक्टली, समझ आया, एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे कि मान लिया एट लिस्ट की बात करूं तो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन टोस्ट किए, वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, 2 हेड, अब एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब जब एट लीस्ट 2 हेड आया, एट लीस्ट मतलब भाई 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 कॉइन्स जब टॉस करें हैं तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, 8 होंगे। अब कह रहा है एट लीस्ट 2, मम्मा एट लीस्ट 2 कॉइन होने चाहिए, तो 3 भी हो जाए कोई दिक्कत थोड़ी है यार। एट लीस्ट 2, एक नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट 2, 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट लीस्ट में मिनिमम टू मैक्सिमम, समझ आया, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो कौन कौन से केस है इसमें, एट लीस्ट 2, 3 भी हो सकते हैं, ये वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे, ये वाला, ये नहीं लेंगे मम्मा, ये वाला ले लेंगे, और ये, यानी 1 2 3 4। तो 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 हेड है, तो पॉसिबल आउटकम कितने हुए, 4, टोटल कितने हुए, 8, प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2। ये है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम गिटार बजा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी है। इज इट क्लियर, आगे चले, तो आगे बढ़ते हैं। अब एट लिस्ट हमारा हो गया। अब ये मम्मा एट मोस्ट क्या होता है, एट मोस्ट। अब अगर कह दे कि एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, एक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एट मोस्ट 2 का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा 2, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। तो एट मोस्ट 2, ये तो 3 है, ये नहीं लूंगा मैं। एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, एक भी हो सकता है, ये ले सकता हूं, ये वाला भी ले सकता हूं, एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करे भी ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, एक हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, और ये भी, जिसमें नहीं है वो भी ले सकता हूं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या जीरो वाला केस भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, आपको लेना है। मतलब अगर एट मोस्ट 2 की बात करें तो 2 तो होने चाहिए, एक और 0 वाला केस भी लेंगे, यानी 2 और 1 और 0, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इस केस में अगर देखें तो 7 पॉसिबल आउटकम है, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी है 7/8। समझ आया, क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब उसके बाद एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली का मतलब क्या, अभी एग्जैक्टली हम कंफ्यूज नहीं है यार, हम पे फिक्स है, हमारा कंफर्म है। एग्जैक्टली मम्मा 2 टॉफी लेके आना बस, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली यानी एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ 2, ना तो मम्मा 3 होनी चाहिए टॉफी, ना ही मम्मा 1 होनी चाहिए टॉफी, मम्मा तो एक ही होनी चाहिए। टॉफी की बात कर रहा हूँ, क्या यार कंफ्यूज करते हो। एग्जैक्टली 2 टॉफी, एग्जैक्टली 2, बस 2 ही होने चाहिए। अजी सुनते हो, सिर्फ 2 ही हेड, तो ये वाला नहीं लेंगे, हाँ ये ले सकते हैं, मैं दूसरे वाला मार्कर ले लेता हूँ, ब्लू वाला, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वाला ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये नहीं, एक है इसमें, मैं लूंगा इसको, ये भी ले सकते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 2 3, सिर्फ 3, एग्जैक्टली 2 हेड कितने हैं, 3 है, और डिवाइड बाय 8, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, एट लिस्ट की, एट मोस्ट की, एग्जैक्टली की, या किस में ज्यादा मजा आया। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा रफली सब बता देता हूँ कि सैंपल स्पेस, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, मतलब पहले पे 1 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, ये 6 तक आ गए। फिर दूसरे पे 1 1 आया, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 2, ये चलते रहेंगे, दूसरे पे 2 2 आया, तीसरे पे 3, ये तो आप पता ही है आपको, आपने 9th या 10th क्लास में पढ़े हैं।
बड़े आसान है। आगे चलते हैं। अब ये हमारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स को देख लीजिएगा। कार्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं? ये तो हमारा हार्ट हो गया, ये 13 तो हार्ट के होते हैं, और 13 हमारे डायमंड होते हैं, ठीक है। और ये हमारे इसको हम बोलते हैं क्लब, 13 क्लब, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। और क्लब, ये 13 स्पेड होते हैं, ठीक है। कार्ड्स के बारे में आप होपफुली पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अभी मेरे पास कार्ड्स नहीं है तो मैं दिखा भी देता आपको, है ना। सर लेके आने थे, कोई बात नहीं। ये देखो आपके सामने है इस तरह से। तो ये 13 के 4, इनको शूट बोलते हैं, यानी 4 शूट है। 13 एक, 13 एक, ये 4 शूट है। सूट मतलब वो नहीं है जो मम्मा पहनती है। 13 4 सूट है, 13 एक सूट में है ना, ठीक है। हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। अब फेस कार्ड आप 10th क्लास में होपफुली पढ़ चुके हो चीजें, तो जो चीजें हम कर चुके हैं मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ, हमें आगे +1 पे अच्छा पढ़ना। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं। 4 तो 3 तो हार्ट के हो गए, जे, क्वीन और किंग, ऐसे 3 डायमंड के, ऐसे ही 3 क्लब के और 3 स्पेड के, टोटल 12। ये तो बातें नॉर्मल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ओनर कार्ड। अब ये ओनर कार्ड नई चीज है +1 के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर मैं फेस कार्ड में, इस फेस कार्ड में एस, अगर मैं फेस में एस मिला दूं, फेस एस, अगर मैं फेस फेस में तो ऑलरेडी एस है सर, एफ के साथ एस ही तो है ही है। फेस में अगर मैं एस मिला दूं तो इन 4 कार्ड का जो सेट बनता है, ये सेट है हार्ट का। ऐसे ही 4 कार्ड का सेट बनेगा किसका? डायमंड का, और क्लब का और स्पेड का। 4 उसके, 4 उसके और 4 उसके, टोटल 16 बनेंगे। तो इनको बोलते हैं ओनर कार्ड। पता सारा होना चाहिए, क्या पता कहां से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ ले, है ना भाई। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेव कार्ड। नेव कार्ड, अरे ये स्लेव कार्ड तो सुना है, नेव कार्ड कौन से होते हैं? स्लेव कार्ड कौन से होते हैं? गुलाम। नेव कार्ड, अगर देखो 4 तो 10 10 होते हैं, 4 एक एक शूट में 4 होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक क्लब, एक स्पेड, एक डायमंड और एक हार्ट, ये 4 10 होते हैं, सबकी एक एक 10 होती है। ऐसे ही 4 11 होते हैं, गोला भी बोलते हैं जिसको हिंदी में। ऐसे ही 4 12 होते हैं, यानी बेगम, क्वीन, क्वीन, मैं क्वीन हूं, ऐसे। तो इनको नेव कार्ड बोलते हैं। 4 10 वाले, 4 11 वाले और 4 12 वाले, इन तीनों का मिश्रण कर दे तो मेरे पास टोटल 12 फेस कार्ड बनते, 12 नेव कार्ड बनते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर? लाइक कर दीजिएगा, क्लियर कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। तो ये हो गया। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद कहते हैं इवेंट। ये इवेंट क्या होता है? इवेंट, इवेंट एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट। जैसे सैंपल स्पेस है, डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, 6 आउटकम होंगे। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होंगे, 6 सैंपल पॉइंट होंगे। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैंने टॉसिंग अ क्वाइन की बात करूं, 2 क्वाइन को, लेट ई भी एन आउटकम ऑफ 1 टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी। अब जब 2 क्वाइन को आप उछालोगे, 2 क्वाइन को उछालोगे, टोटल जो सैंपल स्पेस आएंगे ये आएंगे। और अगर मैं टेल की बोलूं कि एक टेल आए, तो एक टेल एक तो यहां पे आ रहा है, एक इस पे आ रहा है। आउटकम ऑफ 1 टेल, सिर्फ एक टेल आए, 2 टेल नहीं, 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो 2 है। तो यानी इवेंट क्या है मेरा? आउटकम ऑफ 1 टेल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4, यानी 1/2। अब ये आउटकम है जो मेरे, ये मैंने सेट में लिख दिए इवेंट के। तो ये क्या है? ये इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। मतलब
जो इसके अंदर एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस में है, मानते हो? तो सबसेट क्या होता है? जैसे अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर क्या है? 135 है। तो 135 अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस में, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस में ऑलरेडी सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 6। और मैंने कहा ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। तो ये अब जो ई है ये इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, ई सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब ई के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं, ये सबसेट होता है। सिंपल सी तो बातें हैं, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इवेंट क्लियर हो गया। अच्छा, इवेंट दो तरह के होते हैं, एक तो श्योर है, एक इम्पॉसिबल है। कह रहे सर क्यों पागल बना रहे हो? एक तो श्योर है तो श्योर हो जाता है, इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल हो जाता है। श्योर कौन सा होता है, अब ये इम्पॉसिबल कौन सा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। एक दो क्वेश्चन थे 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में मैं पढ़ाता था बच्चों को। यार एक क्वेश्चन देखा मैंने, कह रहे भी एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है और 2 ग्रीन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाल्ड रन इज वाइट। फिर की ले रहे हो क्या? हमें पागल समझे हो क्या? फ्लावर समझे हो क्या? यार एक बात है, जब बैग में व्हाइट है ही नहीं तो व्हाइट कहां से निकाले? है ये क्वेश्चन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 9th क्लास में 10th में कहीं पे। तो वहां पे वो जो इवेंट हो गया वो इम्पॉसिबल है ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। बट आपको इस लैंग्वेज में भी समझाएंगे, आगे चलते हैं। देखो श्योर इवेंट में क्या होता है, ये +1 की एक्सियोमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। The whole sample space is also subset of S। जैसे एग्जांपल से समझते हैं भाई, जो सारा सैंपल स्पेस है वो सबसेट, यानी जो इवेंट लिया हमने, होल सैंपल स्पेस इज ऑल्सो सबसेट, मतलब सैंपल स्पेस भी सबसेट हो उस सेट का, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं कि मैंने डाई को थ्रो किया और मैंने बोल दिया इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो अब लेस देन में 7 में कौन से होंगे? ये सारे आ जाएंगे। और सैंपल स्पेस में कौन से होंगे? सैंपल स्पेस में भी ये सारे आ जाएंगे। तो यानी ये सैंपल स्पेस भी ऑलरेडी इस इवेंट का सबसेट है, सैंपल स्पेस भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। अपसेट नहीं कह रहा मैं, सबसेट कह रहा हूं, ये भी सबसेट है। देखो अब सैंपल स्पेस में भी ये सारे हैं, ये भी इसका सबसेट है, इसमें इवेंट में इवेंट इसका सबसेट है। यानी आपको बात क्या की है, इसको समझो, होल सैंपल स्पेस इज आल्सो सबसेट, वो भी इसका सबसेट हो। अब लेस देन नंबर 7 की अगर बात करें तो कितने पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे टोटल, लेस देन नंबर 7 की बात करें तो 6 हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे। टोटल कितने हैं? वो भी 6 है। तो 6/6 कितना हुआ? 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ये बात समझ आई? क्लियर? आगे चलते हैं। तो E इज इक्वल टू S और E इज अ श्योर इवेंट, तो आगे मैंने बता ही दिया। अच्छा अब आगे चलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बोल दिया कि ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1। एक डाइस को थ्रो किया, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1, एक से नीचे होते हैं डाइस में। फ्लावर समझे क्या? एक से नीचे कब होते हैं डाइस में? होते ही नहीं। तो अब क्या बताओ, कोई एलिमेंट आएगा? एक से नीचे कोई होता ही नहीं। तो लेस देन 1 कौन सा आ गया? उस केस में क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ई क्या बन जाएगा? एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना, जब एलिमेंट ही नहीं है तो उसके अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये बाल से रिसेंबल करता है। यहाँ पे एक्सोमेटिक अप्रोच है तो थोड़ा डाइस वाइस से बता दिया है ना। तो 9th में आपको वो बाल वाला एग्जांपल बताया। तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। इज इट क्लियर? यहां तक सब कुछ समझ आया? आगे चलते हैं। अच्छा सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? हर एक चीज बताऊंगा, एक भी बेसिक नहीं छोड़ूंगा जो फ्यूचर में काम आएगा। बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री ओनली वन सैंपल पॉइंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो। सैंपल पॉइंट हमने पढ़ा था ना क्या होता है, सैंपल पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ। कर्ण अर्जुन ने तो पिछला जन्म याद कर लिया था, इतनी दूर चले गए हम। अच्छा, ये देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जो भी एलिमेंट है उसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो कहां पे थे हम? अच्छा, तो डाई को थ्रो किया। अब कह रहा है ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। हमारे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सिर्फ इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। और आप भी ऐसा कुछ स्पेशलिटी डालिए अपने अंदर कि आप जैसा कोई ना हो, एक बस हो, ठीक है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर, भाई क्या कर रहे हो? इवन प्राइम नंबर है सिर्फ 2, एक है। तो इस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट है, ये एक सैंपल पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, समझ आया? आगे चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। उसके बाद कंपाउंड इवेंट, ऐसे इवेंट जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता हो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा इवेंट हो, एक से ज्यादा, किसी इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे मेरा मूड बन गया और मैंने कहा कि ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, डाइस को उछाला, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर कितने हैं इस इवेंट में? 3 ओड नंबर आएंगे, 1 3 5, तो 3 आ गए। तो ये इसकी बात करूं, इस इवेंट में कितने? 3 सैंपल पॉइंट्स है, 3 है ना सैंपल पॉइंट्स, तो मोर देन 1 है। तो ये लिखा हुआ है, इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट, समझे? आगे चलते हैं। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, वो जो कंडीशन रख दी गई थी मैथमेटिशियन ने, भाई ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ना तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो ये 0 से छोटी होगी, ना ये 1 से बड़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी कहां पर? हमारी किसी भी इवेंट की, ये एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब कई बार एमसी क्या हुआ जाता है, प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं -1/2, सरासर गलत है, क्यों पागल बना रहे हैं हमारा, ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं, जरा रुको, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं भाई। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल क्लासेस में हो सकते हैं। क्लास में भाई वीक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, ऐसा भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंट की कितनी है, आप देख रहे हो, आप हैंडसम हो, आपकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बढ़िया बढ़िया सी पॉइंट्स पढ़ते हैं। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको बड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अ नल सेट, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन का यहां से क्या रिलेशन है? कॉमन। अगर दो सेट है, उसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उस तरह के सेट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इनको डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, एक दूसरे से डिसजॉइंट है। क्लियर? जैसे अगर बात करें कि अगर मेरे गुणों की बात करें, मेरी क्वालिटीज की, और मेरी वाइफ की क्वालिटीज की बात करें, मेरे क्वालिटीज का एक सेट हो गया, उसकी क्वालिटीज का एक सेट हो गया, तो हमारी जो क्वालिटीज है उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई कॉमन है ही नहीं है, तो हम उनकी क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। बट हाँ, वैसे ज्वाइन है, तो ये तरह एक मेरे एलिमेंट मतलब मेरे जो क्वालिटीज है, एक उसकी क्वालिटीज है। हाँ, ऐसा हो कुछ कॉमन हो, कुछ ऐसी कॉमन क्वालिटीज हो, जैसे मैं भी स्मार्ट नहीं हूँ, वो भी नहीं है, ऐसा तो नहीं, ठीक है ना, वो तो है, मैं नहीं हूँ भाई। चलो आगे चलते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई, ठीक है। अब अब कैसे इसको समझे, कैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो,
लेट इवन बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। हमने एक मान लिया इवन इवेंट है गेटिंग इवन नंबर, और E2 मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ओड नंबर 135 होंगे, ये मैंने ओड नंबर मान लिया। अब आप देखो, क्या E1 और E2 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर। तो E1 जो इंटरसेक्शन E2, ये एक नल सेट होगा, इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह के दो सेट्स को हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, इज इट क्लियर? यस, आगे चलते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इवन इंटरसेक्शन E2 है, वो एक नल सेट है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी तो इसकी जीरो होगी, है ना? प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी इसकी। और सेकंड थिंग, अगर आपको दे दिया कि किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू जीरो, यानी दो इवेंट है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब बुद्धिमान बारिश। तो बुद्धिमान बारिश और सेम दोनों क्या है? केस यही बनेंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे बुद्धिमान वर्षा, यानी वाइस वर्षा। वाइस मैंने बुद्धिमान, वर्षा मैंने बारिश, यानी बुद्धिमान बारिश। इज इट क्लियर? चले आगे। तो बुद्धिमान बारिश की बात की है तो लेट मी हैव सम वाटर। आगे चलते हैं भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने इवेंट माना, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर तो 2 4 6 होते हैं। E2 मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, इकलौता है। तो आप ये देखो, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा आपको कि टू कॉमन है। अब इन दोनों में तो टू कॉमन है, यानी अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें कौन कौन से हैं? देखो, E1 में ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। इसमें कौन कौन से आएंगे? 4 6, ये 2 यहां पर आएगा। देखो ये A में 2 4 6, B में भी ये 2 कॉमन है, ठीक है? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनको हम नहीं बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब समझ आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? हर एक को एग्जांपल से समझेंगे, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। तो आप देखिए आपकी क्लास में ऐसे कितने पर्सन हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप दोनों, मतलब आपकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी मैच ही नहीं करती है। या ऐसे कितने हैं जो थोड़ी बहुत क्वालिटी कॉमन है? आप देखिए, अगर आप एक इवेंट है और दूसरा भी एक इवेंट है, तो आप इवन इंटरसेक्शन E2 कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? और अगर इवन इंटरसेक्शन E2 नल आ रहा है तो उससे दूर रहिए। जब मैच ही नहीं कर रही क्वालिटीज, कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या रहना? या तो उसको अपने जैसा बना लीजिए, अच्छाइयाँ फैलाइए, बुराइयों को दूर कीजिए। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में राइट करना कि आपके फ्रेंड आपके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव तो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्टिव बड़े ध्यान से समझते हैं। एग्जॉस्टिव मतलब कि इवेंट आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। अगर उन दोनों का यूनियन कर दे, उनको मिला दे और एक सैंपल स्पेस का जन्म हो, तो उस तरह के इवेंट को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। नहीं समझ रहा? जरा रुको, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, एक डाइस को थ्रो किया, मेरा यही काम रह गया, तुम भी कर लो थोड़ा बहुत कुछ यार, चलो कोई बात। इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर 2 4 6 होते हैं। E2 इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब मैंने अगर E1 और E2 को यूनियन कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो 1 3 5 इसके, 2 4 6 6 के, ये बन जाएगा। और ये मेरा क्या है? सैंपल स्पेस है।
तो सैंपल स्पेस किसके बराबर हो गया, E1 यूनियन E2 के। तो ऐसे दो इवेंट जिनको यूनियन, जिनको मिलाने से एक सैंपल स्पेस के बराबर एलिमेंट आ जाए, या सैंपल स्पेस, ये देखो उनके जो यूनियन से इक्वल टू सैंपल स्पेस, दैट इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। समझ आया? बिल्कुल अच्छा एग्जांपल। अब कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिएगा कि और कौन कौन से एग्जॉस्टिव हो सकते हैं, और कौन से एग्जॉस्टिव इवेंट हो सकते हैं। क्लियर? और आप में, आपकी क्लास में ऐसे कौन कौन से दो पर्सन हैं जिनकी दो की क्वालिटी मिलाने से एक की क्वालिटी के बराबर हो, तो वो दो जो इवेंट होंगे, जो दो स्टूडेंट होंगे, वो एग्जॉस्टिव होंगे। और किसके बराबर होंगे वो देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत होती है, दो की क्वालिटी मिलाने के बाद भी तीसरे के बराबर नहीं होती। चले आगे। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसो से साथ रखो और नेगेटिव से कम दूर रहो, पॉजिटिव के साथ रहो। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि घर के सारे जो बच्चे हैं उनकी सबकी क्वालिटी मिला के तो वो मम्मी पापा की क्वालिटी के बराबर नहीं होती। तो आप कम से कम इतनी क्वालिटी तो रखो कि आप अपने पापा का एग्जॉस्टिव इवेंट हो, यानी आप सबको मिला के पापा की क्वालिटी के बराबर क्वालिटी तो हो जाए। क्या आप पापा के एग्जॉस्टिव बच्चे हो? कमेंट में राइट करना। समझ आया? आगे चलते हैं। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने एक इवेंट लिया E1, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, और एक इवेंट लिया E2 ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, अब इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, तो क्या जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास बनेगा 2 4 6। क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं है। घर में ऐसे दो बच्चे हैं जिनकी क्वालिटी मिला के भी पापा की क्वालिटी के बराबर नहीं आ रही है, सैंपल स्पेस, तो वो क्या हो रहा है? तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये नहीं है एग्जॉस्टिव। और आप भी देखिए क्या आप पापा के एग्जॉस्टिव बच्चे हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स में राइट करना। इज इट क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अब देखो, जब मैंने एग्जॉस्टिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट को मिलाया और उसके जो एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गए, मतलब जैसे सैंपल स्पेस के बराबर आ गए एलिमेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 यूनियन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। तो एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्वेश्चन लिखा आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट? तो आप लिखोगे 1। क्लियर? तो उसको हम बोल सकते हैं श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? उसकी 1 होती है। वाइस वर्सा होगा या नहीं होगा, बुद्धिमान बारिश होगी या नहीं होगी, वो सोचना, एनालिसिस करना और कमेंट बॉक्स में राइट करना। क्योंकि पेपर से पहले जितना परेशान होना हो जाओ, पेपर में अच्छे से करके आना। पेपर से पहले होगे परेशान तो पेपर शायद लगेगा आसान। क्या बात है, किसी बात पे पानी पी लेते हैं। वाह वाह, आगे चलते हैं। अब ये इक्वली लाइकली क्या होता है? इक्वली लाइकली, ये नहीं, इक्वली लाइकली की बात कर रहा हूं मैं। इक्वली लाइकली इवेंट, इफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस आर इक्वल, इनको इक्वी प्रोबेबल इवेंट भी बोलते हैं। अगर किसी भी इवेंट की, दो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, जब अकरेंस की इक्वल होगी तो नॉन अकरेंस वैसे इक्वल होगी। मान लो अकरेंस की दोनों की 0.3 और 0.3 है, तो नॉन अकरेंस की तो 0.7 0.7 होगी। 1 में से माइनस करते हैं तो नॉन अकरेंस आता है, आगे जाके पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। इज इट क्लियर? चले आगे। तो ऐसे दो इवेंट तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या करें, एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी। देखो, मान लिया एक इवेंट, मानना इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 3 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 1/2। इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, 4/6। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 3/6 यानी 1/2। तो ये जो दोनों इवेंट है, ये दोनों इवेंट क्या होगी? इक्वली लाइकली। इनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
इक्वली है, तो इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। समझ आया? आगे चले और लेते हैं। मान लिया एक इवन है ओड नंबर, इवन इवेंट लिया ऑफ गेटिंग ओड नंबर, E2 ले लिया ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, इवन की भी सेम है, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। नॉन अकरेंस की भी सेम होगी, देख लो। अब एक गड़बड़, गड़बड़ नहीं, अच्छी बात होगी क्या, कि इन दोनों को मिलाने से सैंपल स्पेस भी बन रहा है। तो कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें यही थोड़ी सी 2 स्लाइड पहले की बातें नहीं याद आ रही? याद आ गई तो कमेंट करना। तो अब देखो, अगर इन दोनों को मिला दें तो एग्जॉस्टिव इवेंट भी बनते हैं, क्योंकि ओड और इवन को मिलाएंगे, ओड और इवन, तो भी सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, तो एग्जॉस्टिव भी है। और सेकंड थिंग, क्या ये इवन और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अरे ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जैसे इवन में आएगा 135, E2 में आएगा, भाई तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो गए। तो इवन नंबर और ओड नंबर का एक ऐसा एग्जांपल है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब पैसा भी है और स्मार्ट भी है। बहुत बढ़िया यार, कमाल की बात है। क्लियर? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इज इट क्लियर? तो ये था मेरा इसका एग्जांपल। तो आपके आसपास ऐसे कितने बंदे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं? ऐसे दो 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 क्वालिटी किसमें है? चलो ये तो छोटे छोटे एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इवन और E2 ये तो मजाक की बातें हैं, प्रैक्टिकली अगर रिलेट करें ना लाइफ से तो आसानी हो जाती है। तो ये इवन और E2 इस तरह के हैं। आगे चले। अब ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा, अगर हमने 9th क्लास की बात करें तो अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में होता है टर्म्स को हम जब ऑपरेशंस के साथ एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, जब दो टर्म्स को आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जोड़ दिया जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फिर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस पिछली क्लास याद करनी है। आ गया याद? चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे x प्लस वाई कर दिया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या है, ये क्या है, जरा रुको करते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वी कैन कंबाइन 2 or more इवेंट बाय यूजिंग एनालोगस सेट नोटेशन। सेट नोटेशन जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, इस सब को, इन इन नोटेशंस को लगा के जो भी हमारे पास ऑपरेशंस को लगा के जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो इवेंट बनते हैं उनको बोलते हैं अलजेब्रा इवेंट। जैसे 2 इवेंट है, मैंने इवन यूनियन E2 लगा के जोड़ दिया, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ये होते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट। समझ आया? तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, वो आप बताइएगा, उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है? लेट है पर कंटेंट ग्रेट होगा। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो कॉम्प्लेन पीकर बनाया जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ऐसा नहीं है भाई, सरासर गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री बड़ा ही आसान है। कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, वो भी नहीं होते कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ध्यान से समझो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो ई एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ई डैश, ई के ऊपर सी, ई के ऊपर बार, नोट ई, इन सब से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक डाइस को उछाला, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझते हैं, पहले थोड़ा पानी लेते हैं। अब देखो, अगर मान लो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज ऑल इवेंट इन द सैंपल स्पेस एक्सेप्ट ए। समझ नहीं आया? समझाता हूं।
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए सी, वो मैंने बता दिया। मान लिया मैंने एक इवेंट लिया ए में कौन से नंबर है मेरे पास, ए में इवन नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए सी या ए डैश या ए बार, उसके कॉम्प्लीमेंट में सारे ओड होंगे। बिल्कुल उल्टा कॉम्प्लीमेंट है, यानी अगर ए में इवन नंबर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में ओड नंबर होंगे। अब ये डेफिनेशन भी देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज ऑल इवेंट इन द सैंपल स्पेस एक्सेप्ट ए। देखो अब जब आप सैंपल स्पेस की बात करो, सैंपल स्पेस में टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं सैंपल स्पेस में। अब मान लिया ए में आपके पास कौन कौन से हैं, ए में इवन नंबर है 2 4 6। इज इट क्लियर? अब ए में इवन नंबर है बट ए कॉम्प्लीमेंट में सारे ओड होंगे, और ये डेफिनेशन भी देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज ऑल इवेंट इन द सैंपल स्पेस एक्सेप्ट ए। इस सैंपल स्पेस में ए के अलावा 2 4 6, इसके अलावा 1 3 5 पड़े हैं, यानी ए के अलावा सैंपल स्पेस में एक्सेप्ट ए जो भी पड़े हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट इवेंट में आते हैं। ये डेफिनेशन समझ आ गई? डेफिनेशन भी क्लियर कर दी मैंने, एग्जांपल भी क्लियर कर दिया। तो आप देखना आपकी क्लास में ऐसे कौन से हैं जो आपका कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब आपने ब्लैक पहन ली तो उसने तो व्हाइट शूज पहनने, ठीक है, या आपके अंदर जो क्वालिटी है उसमें दूसरे में उसके अपोजिट है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली से लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें, मान लिया कि इवेंट टी है उसमें 5 6 आता है, तो बी ए डैश इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, उसमें 5 6 नहीं होगा, बाकी बचे हुए सारे होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेन पीकर जो इवेंट आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसा किसी ने कह दिया तुमसे? ऐसा नहीं होता, पानी पी के भी आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, और 1/3 होगी इवन नंबर की, 1/2 होगी 3/6, क्लियर? 1/2, और ओड नंबर भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3/6 1/2, दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये चीज आप खुद भी एनालिसिस करना, हर चीज को एनालिसिस किया करो भी हाँ वाकई में ऐसा है या नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो, मान लिया एग्जांपल देता हूं, मैंने 3 कॉइन टॉस किए, मैंने आपको सैंपल स्पेस लिखने दिखा रखे हैं, सैंपल स्पेस लिखने बड़े आसान है। मैंने 3 कॉइन टॉस किए इस तरह से, इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली 1 हेड, एक हेड हो, तो एक हेड कौन कौन से केस में होगा, वो देख लेते हैं, स्केच ले लेते हैं। एक हेड कहां पर होगा भाई, यहां पर, यहां पर, यहां पर। 3 ऐसे केस हैं जिस पर एक हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। तो नॉट हेड की कितनी होगी, नॉट 1 हेड, उसकी होगी कितनी, ये 3/5 है, टोटल 3/8। क्या कर रहे हो तुम, 3/8, तो उसकी क्या हो जाएगी 5/8, या आप 1 - 3/8 कर दो तो भी आ जाएगी 5/8, या आप दोनों को जोड़ दो तो भी 1 के इक्वल आएगा, 3/8 क्लियर। या आपके पास 3/8 आ गया, आप नोट हेड की माइनस करके निकालो 1 में से, तो भी 5/8। तो रास्ते बहुत है, आपको सोचना है किस रास्ते से चलना है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा बढ़िया है। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करना है, तो इसी बात पे पानी हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमने कर लिया। अब ये देखो मजे वाली बातें हैं, बहुत अच्छी डिटेल वाली बातें हैं कि कोई इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट होंगे ही नहीं जो ई में है, यानी वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और अगर उन दोनों को मिला दें, उनका यूनियन कर दें,
तो वो सैंपल स्पेस के बराबर हो गए, यानी ये एग्जॉस्टिव भी होते हैं। कितनी बढ़िया और मजे वाली बात है, कॉम्पिटिटिव लेवल तक की बात है कि अगर दो इवेंट है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन करे तो नल सेट आता है, और अगर उनको मिला दे तो सैंपल स्पेस के बराबर आते हैं। समझ आया? क्लियर? सेकंड थिंग, अब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यानी अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर, यानी मैं लिख सकता हूं पी ई यूनियन ई कंप्लीमेंट, वो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि उसके एलिमेंट सैंपल स्पेस के बराबर होंगे। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दूं तो 1 आएगा। तो मैं नहीं बताऊंगा कि अब इनकी दोनों की अगर इंटरसेक्शन कर दे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। मैंने सारा हिंट दे दिया आपको। तो इसी के साथ इट हैज बीन 1 hour टू me teaching you probability, and still we have a more data to teach you, very important, very conceptual data. So don't worry, just give attention, don't take tension. चले आगे चलते हैं। मान लिया इवेंट, अब अच्छा इवेंट की बात करते हैं। इवेंट ए और बी क्या होता है, अब ए एंड बी क्या होता है, और भाई ए माइनस बी क्या होता है। ये छोटी सी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो अभी कहाँ पर पहुंच गए हम, थोड़ा सा ही रहता है अभी, चलते हैं आगे। देखो ए और बी की बात करते हैं। ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी। ए दोनों को यूनियन कर दिया। मान लिया इवेंट E1 है, E2 है, और का मतलब क्या है? E1 यूनियन E2। E1 यूनियन E2 लिख दो, E1 प्लस E2 लिख दो। इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया ये एक इवेंट है, ये ए मान है, ये बी मान है, ये दोनों को मिला दिया, ये इनका यूनियन है, ये दोनों मिल गए हैं, भाईचारा बन गया है इनके अंदर। E1 यूनियन E2, यानी दोनों का यूनियन हो गया, मिल चुके हैं। इसका मतलब होता है ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। समझ आया? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी लेते हैं छोटा छोटा सा। कि मान लिया मैंने डाइस थ्रो करा, अब हर बार मुझसे ही उछालोगे आप नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। लेट इवन बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, जो नंबर अपने और अपने आप से और एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, यानी खुद से और 1 से तो डिवाइड होंगे, साथ में एक और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट होते हैं। क्लियर? छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारी डेफिनेशन है, समझना है। तो 4 6 हो गया। E2 हो गया गेटिंग एन इवेंट ऑफ इवन नंबर 2 4 6। जब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिया ये, तो ये 2 4 6, ये क्या हो गया मेरे पास? E1 यूनियन E2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसको हम एडिशन थ्योरम से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे चलते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस probability of E2 माइनस probability of E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस क्यों होता है? देखो डियर स्टूडेंट, जब आप ए के एलिमेंट लोगे, ये ले लिए सारे, तो ये आ गया, तो ये वाला आ गया, ये ए के एलिमेंट में ये भी आ गया। जब आप बी के लोगे, बी के एलिमेंट लोगे, ये दोबारा से फिर आ गया, देखो रेड वाला। तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो बीच वाला, ये जो कॉमन है, ये 2 बार आ जाता है। तो हम 2 बार क्यों लें? तो एक बार माइनस कर देते हैं, यानी Pe1 P2 माइनस Pe1 इंटरसेक्शन E2। यानी आप क्या करोगे? इसको इसमें से माइनस कर दोगे। दैट इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्या ये सही है? इसको चेक तो करें, एनालिसिस तो करें इसका। देखो मान लिया E1 में कितने थे मेरे पास? 2 एलिमेंट थे, तो टोटल कितने? 6 है, तो 2/6 प्लस E2 में कितने थे मेरे पास? 3 थे, तो टोटल कितने? 6, 3/6 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। दोनों का इंटरसेक्शन बात करें तो 4 और 6 और 4 और 6 दोनों में कॉमन है, दोनों में ये 4 और 6 कॉमन पड़े हैं। यहां से अगर मैं इसको रब करूं, रब कर देते हैं बढ़िया सा, तो इसमें ए में और E1 में, E1 मान लो, ए मान लो या E1 मान लो 4 6, बी में है 2 4 6।
तो ये कॉमन है दोनों में। तो कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, तो 2/6 इसकी होगी, इससे ये कट जाएगा 3/6 यानी 1/2, तो 1/2 होगी E1 यूनियन E2 की। और अगर आप एडिशन थ्योरम ना भी लगाओ तो भी यही होगी। समझ आया? इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे हम लगाएंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको क्लियर, हर एक चीज एग्जांपल के साथ। अब आगे चलते हैं। केस आ गया कि अगर E1 और E2, मान लिया E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमने एडिशन थ्योरम लगा दी, एडिशन थ्योरम लगाई कि इन ये दोनों जो थे, इन दोनों ये ज्वाइंट सेट है। मान लिया कि दो सेट है E1 और E2, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब जो एक्सक्लूसिव है तो उन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैं उनका यूनियन कर दूं, तो PE1 प्लस PE2, जो माइनस करते हैं ना PE1 इंटरसेक्शन E2, ये तो जीरो ही हो गया, ये तो नल सेट ही हो गया। तो इसको क्या लिखना, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इसको नहीं लिखते। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिर्फ PE1 जोड़ दो और PE2 जोड़ दो। क्यों होती है वो आपको समझ आ गया, कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो इसी के साथ लेट मी हैव अ वाटर। आगे चलते हैं। अब इवेंट ए एंड बी, इवेंट E1 एंड E2, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है उनके बीच में इंटरसेक्शन है। E1 एंड E2, जब E1 एंड E2 की बात करें, मान लिया ये अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं, ये एक E1 इवेंट है, ये E2 है, तो E1 एंड E2 में ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये वाले, ये वाले, ये जो रेड वाले है ना, ये वाले इंटरसेक्शन, ये वाले आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 आप फाइंड कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, ये एडिशन थ्योरम मैंने आपको बताई थी, कहाँ गई, या यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। अगर आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, इन दोनों की पता हो, तो ये आ जाएगी, वरना डायरेक्ट भी हो सकती है वन इंटरसेक्शन E2 की। ये तो मैंने बता दिया, ये यूनियन को कह सकते हैं। मान लिया एक E1 माना मैंने इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, और E2 माना ओड प्राइम नंबर। इवन अगर मैंने ओड नंबर का माना, तो आगे देखते हैं ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5, ओड प्राइम नंबर 3 और 5। तो इनमें देखो ए इवन में कौन से है, इसको अगर मैं इवन लिखूं, इसको E2 लिखूं, तो इवन में है 1 3 5, E2 में है सिर्फ 3 5, 3 5 दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल सैंपल स्पेस ही है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इवन इंटरसेक्शन E2 अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 और 5, यानी दो, टोटल 6 है, तो 1/3। समझ आया? क्लासिकल को ही थोड़ा रिन्यू कर दिया, तो एक्सोमेटिक, एक्सोमेटिक में क्लासिकल भी यूज हो रही है, स्टैटिस्टिकल तो अभी नहीं यूज हुई, क्लासिकल यूज हो रही है। जैसे आजकल क्लासिकल म्यूजिक, जैसे म्यूजिक के रिमिक्स बना रहे हैं, थोड़ी बहुत लिमिटेशन आई। भाई यार इंटरसेक्शन को कैसे सोल्व करूं मैं, तो हमारे कोल, जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कमेंट में लिखना, कोल मोनो गोरो जो भी थे, उनका जन्म हुआ, उन्होंने कहा ये ऑडियंस तंग हो रही है बेचारी, तो क्यों ना मैं खाली बैठा हूँ, मैं अलजबरा और इवेंट का निर्माण कर दूं, मैं एक्सोमेटिक अप्रोच बना दूं। अब ये एक्सोमेटिक और ये इनके नाम ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, इनके नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक कार्टेशियन थ्योरम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, कार्टेशियन प्लेन है, वो एक रैन डास्कार्टे था, उसके नाम से बना। अब इनके नाम ही ऐसे ऐसे हैं। हमारे तो नाम ही है रामू शामू चिंटू मिट्टू। अब चिंटू ज्योमेट्री ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चिंटू प्लेन, अब चिंटू ने बनाया तो चिंटू प्लेन लिखते। इनके नाम ही ऐसे, कार्टेशियन प्लेन भाई। रैन डेस्कार्टे है, वो एक मैथमेटिशियन है, उसके नाम पे बना है। अगर हम बनाते भी चिंटू है, और वो भी कैसे हुआ था, छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा लंबी नहीं लेंगे, कि भाई वो
पढ़ा था 9th क्लास की बुक में, उसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ना। जब भी बुक पढ़ते हो तो इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो, बहुत कुछ होता है उसमें। अच्छा, तो मैं पढ़ रहा था उसमें, वो बैठे बैठे उसने करा इसका कुछ निर्माण। अब चिंटू बैठे बैठे पढ़ता तो चिंटू ज्योमेट्री होती या चिंटू प्लेन होता, कितना मजा आता। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। सो अब इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, सिंपल सी बात है। ए बट नॉट बी, ए में से वो सारे हटा दो जो बी में है। ए में बी का कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट भी लिख सकता हूं। कैसे, मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मान लिया ए है 2 4 6, ए में जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 और बी में है 4 6, तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए में से वो सारे हटा दें जो बी में है। यानी अब मैं अगर ए में से ये 4 6 बी में है ये हटा दूं तो ए माइनस बी में कौन से बचेंगे, ए माइनस बी में सिर्फ 2 बचेगा, ये वाला। समझ आया? और समझाता हूं इसको, मैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं देखिएगा एग्जांपल के साथ। मान लिया ए में है 2 4 6 और बी में है 4 6, तो बी के कंप्लीमेंट में कौन से होंगे, 4 6 के अलावा 1 2 3 5, ये वाले होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अगर करूं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इन दोनों में देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से रेड वाला मार्कर ले लेता हूं, इसमें से और इसमें से, दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ ये है 2, ये 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 2 ही आएगा। तो यानी मैं ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूं। मान लो आपको समझ नहीं आया भाई, ए माइनस बी तो ये हो गया, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल कैसे रख सकते हैं। तो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से खुद चेक करिए। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब आगे अगर मैं क्वेश्चन से समझाऊं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि गिवन दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो 0.6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए एंड नोट बी, ए एंड नोट बी, ए एंड नोट बी की अगर बात कर रहा है तो पी ए एंड इंटरसेक्शन नोट बी, यानी ये बात कर रहा है पी, किसकी बात कर रहा है, पी ए माइनस बी की बात कर रहा है, पी ए माइनस बी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी नोट किसके बराबर होगा, इसको मैं पी ए माइनस बी भी लिख सकता हूं। अब पी ए माइनस बी क्या होगा, वो होगा पी ए में से अगर मैं पी ए एंड बी माइनस कर दूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, पी ए माइनस बी। कैसे, ध्यान से समझो। देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पी ए माइनस बी निकालना है। तो ये बराबर होता है पी ए में से अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं तो ये इसके बराबर होगा। कैसे, समझे, समझ लेते हैं। देखो मान लिया ये मेरे पास ए पूरा है, पी ए, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, पी ए माइनस बी बचेगा। यानी पी ए, इसमें से मैंने इस पूरे में से पी ए में से ये वाला इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया, तो अब ये जो बचेगा ब्लू वाला, ये मेरे पास पी ए माइनस बी ही बचेगा। समझ आया? क्लियर? कोई डाउट? तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए माइनस बी को पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा बता देता हूं आपको, छोटी सी बात है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। क्या पी ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब पी ए माइनस बी को मैं पी ए में से अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं तो ये आएगा। कैसे आएगा, देखो मैंने क्या करा, पहले ये पी ए पूरा ले लिया, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, पी ए माइनस पी। अब मैं इसमें से अगर ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, ये पी ए में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं
तो अब ये जो बचेगा, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, पी ए माइनस बी, मतलब इसमें वो एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है बट बी में, इसमें वो वाले एलिमेंट है, बी वाले इसमें से माइनस कर दिए, में सिर्फ वो एलिमेंट है, यानी जो बी में थे वो हमने इसमें से माइनस कर दिए, इसमें सिर्फ कौन से हैं, पी ए माइनस बी वाले एलिमेंट। तो ये वाली थ्योरम भी बनती है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मुझे निकालना है ए नोट बी, यानी बस अब थ्योरम अप्लाई करेंगे। पी ए की क्या है 0.30, ए इंटरसेक्शन 0.18 और 0.12 इसका आंसर। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करिएगा, इस पे छोटी सी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। क्लियर? क्योंकि आप खुश है तो हमें खुशी मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो अब करते हैं, वो डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को। अब ए एंड बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आई तो कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद करने हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आई तो मतलब ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट है। तो मतलब जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आई, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल सेट होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 0 होगी। ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आपको आंसर निकालने हैं कौन कौन से। पी ए और पी बी दे रखा है, थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन दिस। अब आपको रेस्ट ऑफ द निकालने हैं। तो रेस्ट ये है, अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की, ये तो मेरा हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, ये तो मैंने निकाल दिया डायरेक्ट। जैसे कंसेप्ट माइंड में आया क्वेश्चन में ही हो जाएगा। इस वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से लगा सकते हो, इसको ध्यान से समझो। अब यहां पर देखो, मुझे पी ए गिवन है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.35। जस्ट यू हैव टू फाइंड नॉट ए यानी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 में से 0.35 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 0.65, ये आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट की। अब बी कॉम्प्लीमेंट की कैसे आएगी, आपके पास बी है, 1 में से बी माइनस कर दो तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब करते हैं पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी निकालते हैं। एडिशन थ्योरम कहती है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पी ए कितना है 0.35, पी बी कितना है 0.45 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 0 है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 0.80, यानी 0.80 यानी 8/10 यानी 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 80% ए यूनियन बी की। आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो। पी ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट मतलब पी ए एंड नोट बी की बात कर रहा है, मतलब पी ए माइनस बी की बात कर रहा है। और पी ए माइनस बी क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने पढ़ा था, कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस पिछली स्लाइड याद करनी है। इज इट क्लियर? चले आगे। तो देखो पी ए क्या है मेरे पास 0.35, तो 0.35 माइनस इंटरसेक्शन तो 0 है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 0.35। जस्ट आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है लास्ट वाला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, एनालिसिस करके भी देख सकते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और इंटरसेक्शन कर दो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्या आएगा, कितने एलिमेंट आएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे अगर देखें तो हमारे एक भाई साहब थे,
मैथमेटिशियन थे, द ग्रेट मैथमेटिशियन दैट इज डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लॉ एक हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस सेट थ्योरी याद करनी है टर्म वन में, पढ़ा था ना, कमेंट कीजिए। तो डी मॉर्गन जी क्या कहते हैं, डी मॉर्गन जी कहते हैं, तंग करते हैं हमें, कहते हैं कि ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी अगर यूनियन के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, याद रखने का तरीका, तो कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करूं तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैंने इसको याद कैसे करा है, देखो अगर मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। याद हो गया, ऐसे याद करना है। तो अब देखो मुझे निकालना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मुझे ये निकालना है, इसको रब कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्लस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। तो यानी अगर मैं पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वन में से ए यूनियन बी माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो पी ए यूनियन बी निकाला था हमने, देखते हैं, ये पढ़ा थर्ड में। तो यहाँ से थर्ड में से हमने पी ए यूनियन बी निकाला था। पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, हमने निकाला था 0.80 समथिंग आया था, यहाँ नहीं पढ़ा, मैंने रब कर दिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यानी ये तो जीरो हो जाएगी टर्म, ये दोनों को ऐड करके 0.80 आ गया। तो पी ए यूनियन बी आ गया। मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो आप वन में से माइनस कर दो, तो वन माइनस 0.80 0.20। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है इसकी, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन लॉ था मेरा, तो ये डी मॉर्गन ने बोला था इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रोबेबिलिटी का, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी लगेगा, हमारा एडिशन थ्योरम भी लगेगी, दोनों के बेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, यानी ई इंटरसेक्शन एच इज 0.5, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, दोनों में पास ना हो, नाइदर, तो नाइदर में क्या होगा, ई कागज आ गया छोटा सा, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट ना होने की, तो वो कितनी है, 0.1 है, बिल्कुल सिंपल है। अब कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, इंग्लिश की कितनी है, 0.75, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन थ्योरम और डी मॉर्गन जी को बुलाएंगे और क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम क्या बोलती है, बड़ी सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, बोलती है एडिशन थ्योरम बोलती है। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे हिंदी निकालनी है। देखो मेरे पास ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, इनको पुट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस ई इंटरसेक्शन एच कितनी है, 0.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। अब मेरे पास ई यूनियन एच तो नहीं है, अब ई यूनियन एच को कैसे निकालूं यार, बट मेरे पास ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से डी मॉर्गन जी को बुलाऊंगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। डी मॉर्गन जी का फायदा भी तो होना चाहिए ना।
तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको समझिए, मैं इसको अलग से पेज पे समझाता हूं कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट की। तो यानी मेरे पास अगर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो मैं उसका दूसरा तो निकाल ही सकता हूं, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.1। अब E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट की 0.1 है तो E यूनियन H की क्या होगी 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर होता है। तो अब देखो कॉम्प्लीमेंट ये 0.1 है, तो अगर दूसरी निकालनी हो तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H कॉम्प्लीमेंट। So this is equal to 1 minus 0.1, that is equal to 0.9. Is it clear? So now you will apply this in addition theorem and you can find your answer in a easy way. So start करते हैं। ये चीज आ चुकी है मेरे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ। रब करेंगे तो स्पेस बनेगा। ये चीज मेरे पास निकल चुकी है, ये मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 0.9। यानी अगर मुझे पी एच निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालनी है, तो 0.9 माइनस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस, आप इसमें से आंसर निकाल लोगे। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या आएगा, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, यानी हिंदी में पास होने के इतने चांसेस है। वैसे हिंदी में पास होने की से घबराना तो नहीं चाहिए यार, तुम हिंदी में भी नहीं पास हो रहे तो क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो यार, पैसे क्यों वेस्ट करते हो। तो ये था मेरा प्रोबेबिलिटी। अब ये बच्चा भी बोल रहा है, स्टार्टिंग में आया था कि अब सब हुआ क्लियर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, उस पे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, या नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए उस पे भी वीडियो बनाई जाएगी, या प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट चाहिए उस पे भी वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।